हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री हब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी लास्ट स्टेज पर ही है। इसमें अपन देखें तो अभी तक अपन ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में, एस ऑर्बिटल का शेप, पी का, डी का। अब अपन जो बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इनमें वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट हमारा आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमने पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स किसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनती हैं। और ऑर्बिटल्स किस में होते हैं, सब शेल में, और सब शेल किस में होते हैं, शेल में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, जैसे हमने शेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा जैसे अपना ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए इसमें अपने ये क्या हो गए, ऑर्बिट्स या शेल हो गए, जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपकी ये तो n1 n=1 है, ये n=2 है, ये n= आपके 3 है, ये n=4 है। तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं, n किसको डिनोट करता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम इनका ये देखेंगे तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, यानी आपके फर्स्ट सेल का एनर्जी कम होता है, सेकंड का ज़्यादा, आपको उसका थर्ड का और ज़्यादा होगा। ये अपन ने निकाला हुआ था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अपने नेगेटिव में था, तो सबसे कम किसका था, फर्स्ट का था। जैसे जैसे एन बढ़ता है एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अपन इसमें बता सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन में इसी लिखेंगे, इसमें यही लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्या कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको अपन किससे लिखते हैं तो आप जानते ही हैं, एन, जहाँ पर एन क्या है, 1 2 3 4, ये किसको डिनोट करते हैं, डिनोट द शेल, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब एक ही शेल में सब शेल भी हो सकते हैं, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसे इसमें बताया कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे अपना 1s होता है, फर्स्ट शेल हो गया, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड शेल हो गया, जिसमें हमारा 2s और 2p आते हैं, ठीक है। ये n और l वैल्यू के बेसिस पे आते हैं सब शेल, आपने पढ़ा ही है। इससे अगर ज़्यादा अपन देखेंगे तो नेक्स्ट क्या आ गया, थर्ड शेल हो गया, 3p और 3d, और आप जाएंगे तो आगे फोर्थ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये तो हो गए शेल जिनकी एनर्जी आपके बढ़ती जा रही है। तो ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी बढ़ रही है। और ये तो आप जानते हैं कि एक शेल में सब शेल अपन निकालते हैं किसके बेसिस पे, एल वैल्यू के बेसिस पे, एजीमेथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर आपके एन की वैल्यू 1 है, या जो भी n की वैल्यू होती है, l की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, 0 से n-1, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आप इसके लिए 1n वैल्यू, तो क्या होगी, l वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे क्या है, n=2 है, तो l क्या होगा, एक तो 0 और n-1 मतलब 1 हो गया। अगर इसके लिए आप निकालेंगे तो n मान लीजिए 3 है, तो l क्या हो जाएगा, 0 1 एंड 2। ऐसे फोर्थ के लिए निकालेंगे तो 0 1 2 3,
इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसी के बेसिस में हमारे सब सेल बनते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 0 के लिए हमने सब सेल कौन सा बताया था आपको, S, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो 0 के लिए तो S हो गया सब सेल, और 1 के लिए क्या हो गया, P हो गया। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए D। तो इस तरह से हमारे ये एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम इसको एक तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किस तरह से चेंज होता है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी बात करें अपन तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करें, इसी तरह से इनको समझेंगे यहाँ पर अपन एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए अपन बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम इसमें कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अगर आपके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट s ऑर्बिटल यानी सबसे न्यूक्लियस के पास, फर्स्ट सेल का आपके कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1s हो गया, जो अभी अपन ने बनाया था लास्ट। तो ये इसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और अगर ये हायर एनर्जी लेवल स्टेट में सेकंड, थर्ड या फोर्थ में आपके प्रेजेंट है, 2s, 3rd s और 4th s में, तो इसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, इफ दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 1s ऑर्बिटल, अगर ये किस में प्रेजेंट है, आपके 1s में, यानी आपके क्या हो गया, 1s1। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेल, सब सेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 तो इधर आपके रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, शेल को, S किसको रिप्रेजेंट किया, सब शेल को, और ये क्या हो गया ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर 1s में प्रेजेंट है आपके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कहते हैं यानी स्टेबल स्टेट, ये क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट और स्टेबल स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर आपके 1 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, 2s, 3s, 4s, देन इट इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट, जिसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, अनस्टेबल होगा ये, ठीक है। और ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि हायर एनर्जी स्टेट में होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एनर्जी रिलीज करता है, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं क्या, बट लेकिन इफ दिस इलेक्ट्रॉन present in higher energy ऑर्बिटल, हायर एनर्जी कौन कौन से हो गए, जैसे अपन देखेंगे 2s और 3s और अपन देखें 4s एक्सेट्रा, देन it is called excited state, it is called excited state। ये क्या होगी आपके, एक्साइटेड स्टेट होगी, इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। और अपन क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट।
लेकिन ये तो किसके लिए हो, अब रूल अपने लागू हो रहा है ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जब अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरे सेल्स में भी प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि उनमें एक स्क्रीनिंग या रिपल्सिव फोर्स भी होता है। यहाँ पर अपन देखें तो देयर इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होगा, केवल अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर कोई यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स नहीं है। तो अपन वो भी लिख लेते हैं, इसको एक कॉपी कर लीजिए एक बार, कि देयर इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज एग्जिस्ट। अगर आपके वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अपन वो लिख लेते हैं, क्योंकि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपन बात करेंगे ना, तो उसमें अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन फोर्स भी होता है। उस रिपल्सन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर अपन ये लिख लें कि देयर इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है, केवल अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अपन बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में भी आपके सेकंड में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो जब आपके मान लीजिए फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, पहले से यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लीजिए नए इलेक्ट्रॉन आपके किस में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं या फोर्थ में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो फोर्थ में या थर्ड में कब आएंगे, जब सेकंड आपके कंप्लीट हो जाता है, या सेकंड में कब आएंगे, जब आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन साथ ही जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो इसको क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो एक तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में है ये क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। यानी रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इनर सेल एंड आउटर मोस्ट सेल, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्सन है वही आपके क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो वो अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले अपन क्या लिखेंगे कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, along with the attraction force, along with the attraction force between electrons and न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अलॉन्ग विद द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस देयर इज रिपल्सन between इनर शेल, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बिटवीन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन
shell electrons also exist, यानी ये जो रिपल्सन होगा इसमें भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपके और इसमें आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये तो इनर शेल हो गए और ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो तो क्या हो गया आपके आउटर मोस्ट शेल हो गया, और उसके अंदर जितने सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ऑलरेडी वो इनर शेल हो गए। तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। और ये क्या करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है जितना होना चाहिए उसको ये कम कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अब समझ लेते हैं। तो पहले आपने ये समझ में आ गया होगा आपके कि रिपल्सन बिटवीन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल आल्सो एग्जिस्ट, which is decreases the attraction, decreases the attraction force of nucleus on the outermost shell electron, ठीक है। वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल पर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कम ही कर देगा, डिक्रीज करने का मतलब है कि जितना बढ़ना चाहिए, जिस फोर्स से अट्रैक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिस जो रिपल्सन फोर्स है इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस रिपल्सन फोर्स between the outermost shell electrons and inner shell electrons is called, क्या कहेंगे इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कोई भी न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को कितने स्क्रीन्ड कर रहे हैं, यानी कितना ज़्यादा उसमें आपके रिपल्सिव फोर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो उस पॉइंट से आपको और समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इसी में चलेंगे अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ आपको कि अट्रैक्शन तो बढ़ेगा लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, मैं इसको लिख रहा हूँ आपको इस तरह से, देखिए, although with increase of atomic number, atomic number बढ़ता है, although with increase of atomic number attraction force also increases, but this increase of attraction force is slightly less, will be, ऐसे लिखते हैं अपन, will be slightly less than the actual, जितना बढ़ना चाहिए उससे क्या होगा,
कम होगा, स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल इंक्रीज ऑफ या इंक्रीज इन फोर्स, एक्चुअल इंक्रीज इन फोर्स बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसकी वजह से कम हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो जो वास्तविक जो आपके अट्रैक्शन है, अपन मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए, although with increase in atomic number attraction force also increases, but this increase of attraction force will be slightly less than the, क्या होगा आपके, than the actual increase in force, यानी उसके हिसाब से जितना बढ़ना चाहिए उससे स्लाइटली कम होता है। ठीक है, यानी जितने आपके प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर के साथ उससे कम होता है। ठीक है, सो अब जो फोर्स होगा, वास्तविक फोर्स होगा, वो क्या कहलाता है, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, the effective nuclear charge will be, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, जिसको अपन क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, और कई जगह स्टार से भी इसको बता देते हैं अपन, स्टार से बता। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, माइनस इसमें से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन जानते हैं ना, रिपल्सिव फोर्स होता है, तो जितने प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन होना चाहिए उसमें से अपन क्या कर देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर दो, तो वास्तविक जो अट्रैक्शन है वो अपना आ जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए आप। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार करिए, फिर अपन देखते हैं जो सब शेल हैं उनका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। जैसे एक ही शेल में सब शेल होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मोर नियर टू न्यूक्लियस होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वो अपन देख लेते हैं, एक बार आप इसको कॉपी करिए। अब अपन देखेंगे फॉर अ वेरियस सब शेल। अगर अपन देखें कि तो अपने सब सेल्स क्या हैं, सब सेल्स कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो किसी भी शेल के ये क्या होते हैं, अपने सब शेल होते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि एक ही शेल के सब सेल में कौन सा आपके नियर टू न्यूक्लियस होता है। जैसे आपके फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 1s होता है। अगर अपन सेकंड में बात करेंगे तो 2s हो गया और 2p हो गया। थर्ड में अपन बात करेंगे तो क्या हो गया, 3s, 3p, 3d हो गए। अगर अपन फोर्थ में बात करेंगे तो क्या हो गया, 4s, 4p, 4d और 4f तक आते हैं, है ना। तो शेल के भी सब शेल में एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें अपन देखते हैं क्या है अपना, कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर नियर टू न्यूक्लियस होते हैं। तो अपन देखेंगे क्या पर s ऑर्बिटल्स और सब शेल, ठीक है, मोर नियर टू न्यूक्लियस, more near to nucleus and feels more attraction,
क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर मोर अट्रैक्शन, हैंस इट्स एनर्जी विल बी, क्या होगा, लेस होगी, एनर्जी इसकी कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें, सो एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल ऑफ अ सेल, यानी एक सेल के सब शेल। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल ऑफ अ सेल विल बी, क्या होंगे, अगर अपन देखें एक ही सेल के सब शेल में तो एस की एनर्जी कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। इसके बाद कौन सा होता है, पी, फिर डी, फिर एफ। ये ऑर्डर होता है अपने किसका, एक ही शेल के सब शेल का। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इससे क्या पता लगा अपने को, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो अपन देखें तो केवल किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड करता है। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है ना, समझ में आया। तो अपन इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, कॉपी करिए। ये पूरा ही मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। देखिए क्या अपन ने कंक्लूजन निकाला, मीन्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ orbitals depends upon both principal quantum number यानी n and एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। क्लियर, यानी दोनों पर ही डिपेंड करेगी। अब जब दोनों पर डिपेंड कर रही है तो इसके लिए अपने क्या है, एक n+l रूल होता है। ठीक है ना, उसके बेसिस पर अपन निकाल सकते हैं इसको। वैसे इसको अपन जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी अपन इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लो करेंगे इसके लिए, n+l रूल। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। फॉर दिस n+l rule is given for the energy order of, for कह सकते हैं, is given to determine, ऐसे कर लें, to determine the energy order of ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए क्या रूल दिया गया, n+l रूल। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें अभी n+l रूल में बता देता हूँ।
फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, वहाँ पर भी ये आता है काम में, ठीक है। तो वहाँ हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, वो आप यहाँ समझ लीजिए। तो अपन क्या ले रहे हैं, N+L रूल, N+L रूल फॉर द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल भी बनाऊंगा, फिर अपन रूल लिख लेंगे। पहले मैं टेबल बना देता हूँ, वो आप देख लीजिए किस तरह से अपनी टेबल बनाएंगे। मान लीजिए हमने ये एक टेबल बनाई, जिसके लिए अपन क्या लिखेंगे, N+L वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हम टेबल बना रहे हैं, 3 कॉलम इसमें अपन बना लेंगे, एक तो N वैल्यू के लिए, एक L वैल्यू के लिए, और एक अपना N+L। मान लीजिए ये तो हमने N लिख लिए, ये L लिख लिया, और ये N+L, ठीक है। अब अगर अपन देखें N = 1 है, ठीक है, तो L = क्या होगा इसके लिए 0, और N+L का मान कितना हो गया अपना 1, क्लियर। ये आपके फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मान लीजिए हमारा N वैल्यू 2 है, तो 2N वैल्यू के लिए L वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, 0 और 1, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इसका सम तो कितना हो गया 2, और इसका सम कितना हो गया 3, समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास N वैल्यू 3 है, 3 L वैल्यू N = 3 है, तो 3N = के लिए L वैल्यू कितनी हो सकती हैं, 0, 1 और 2, 3 हो सकती हैं। तो अपन 3 बार ले लेंगे, 1, 2 और 3। 3L वैल्यू पॉसिबल है ना, 0, 1 और 2। अगर यहाँ पर अपन इसका टोटल देखें तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अपन यहाँ पर, क्योंकि ये आपके वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ेंगे ना अपन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, वहाँ पर भी काम आता है। अगर इस तरह 4 लें अपन, N = 4 है, तो L = क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 4 वैल्यू हो गई, तो अपन इसको 4 बार ले लेते हैं, क्योंकि N वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अपन देखें यहाँ पर ऐसे ही बना सकते हैं, 5th के लिए भी बना सकते हैं, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको टोटल कर लीजिए, 4, 5, 6 और 7, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ऑर्बिटल तो कौन सा बनेगा, अगर अपन इनके ऑर्बिटल्स लिखते हैं सबसे, तो देखिए कौन कौन से बनेंगे। मैं रेड से लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या बना, 1s, क्योंकि 1 तो N हो गया, और 0L के लिए क्या हो गया, S हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 2s, इधर आप देखोगे 2p, देखते जाइए, ये आपके 3s, ठीक है, ये क्या हो गया आपके 3p, देन ये 3d, इसके बाद देखोगे आप ये 4s, देन यहाँ पर अपन देखेंगे 4p, 4d, 4f, समझिए ना। अगर इसमें भी आप आगे मैं लिख देता हूँ, कारण अगर 5 आ गया और आगे बनते जाएंगे आपके, तो 0, और इससे आपके 5, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, 5s हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से आपके ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसका रूल लिखते हैं, नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर L+L वैल्यू, ठीक है, जिसमें कि जो N+L वैल्यू का सम है वो कम होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल्स हैविंग
लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, यानी ये जो नीचे अपन ने सम बताया ये वाला, ठीक है। लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल will have लो एनर्जी या will have लेस एनर्जी, ठीक है, will have लो एनर्जी, यानी जिसका कम है उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू कम होगी, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी एनर्जी कम होती है। ये रूल है आपके इसका, ठीक है। मिले लो एनर्जी एंड इन केस ऑफ सेम n प्लस एल वैल्यू फॉर 2 और more than 2 orbitals, same value for 2 or more than 2 orbitals, less n value orbital will have लेस एनर्जी या लो एनर्जी, विल हैव लो एनर्जी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है तो क्या होगा, उसके लिए आपकी जिसके लिए n वैल्यू कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, उसकी एनर्जी कम होती है। अब मान लीजिए मैं इसका एनर्जी ऑर्डर लिखूँ, तो अगर मान लीजिए अपन इनका एनर्जी ऑर्डर लिखना है अपने को, किनका, इन ऑर्बिटल्स का, तो देखिए कैसे लिखेंगे। n प्लस एल वैल्यू इसके लिए कम है तो सबसे अपना क्या हो गया, पहले 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। इसके बाद अपन देखें इसके लिए 2, तो 2s की एक कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 3, दोनों n प्लस एल वैल्यू सेम हो गई तो फिर अपनी किसकी एनर्जी कम होती है, जिसके लिए n वैल्यू कम होती है। तो इसके लिए तो n वैल्यू 2 है और इसके लिए n वैल्यू 3 है, तो इसलिए 2 वाले की आएगी, यानी 2p हो गया आपका। इसके बाद अपन देखें तो ये 3s आ जाएगी क्योंकि 3 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 4 में अपन देखेंगे ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों 4 आ रहे हैं लेकिन n वैल्यू किसकी कम है, इसके लिए तो n वैल्यू 3 है और इसके लिए 4 है, तो n वैल्यू कम वाला आएगा, यानी आपका क्या आ गया, 3p आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 वाला, यानी 4s। ये ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स फिल भी करते हैं इनमें, ठीक है। अब 5 वाले आ जाइए आप। अब 5 वाले में आप देखो तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इस 5 में तो 3 है n वैल्यू और इस 5 में 4 है, यानी ये वाला आएगा। तो 4s के बाद आपके क्या आ गया, 3d, तो थर्ड तो शेल हो गया 3, और d 2l वैल्यू के लिए क्या आएगा, d आएगा। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा, यानी 4p, ठीक है, आ गया ना समझ में। अब इसके बाद 6 वाला ये आएगा, ठीक है। 6 वाले में आप देखो ये की और है, देखो 5 भी यहाँ पर, पहले 5 ऐसा है, कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 तक मैंने कर लिया, ठीक है। अगर इस 5 को आप देखोगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे 5 है ये, और ये क्या आपका 6 है, तो 6 वाले का तो बाद में आएगा, यानी आप देखेंगे इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 5s आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनके एनर्जी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। आई थिंक आपको ये n प्लस एल रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन
ये तो बात हुई अपने एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। आज इसको आप रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चैनल पर, मैं उसको दोबारा से आपको करके भेज दूंगा समझा के। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इनमें क्या क्या रूल्स काम करते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।